तो आइए आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में दोस्तों, क्योंकि इतिहास जो है हिंदी पद्य साहित्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आता है तो समझो हिंदी में सब कुछ आता है, अगर ये नहीं आता तो समझो हिंदी में आपको कुछ भी नहीं आता है। तो आइए समझ लेते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आपकी परीक्षा पास में आने वाली है तो आपको हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आना चाहिए। बहुत ईजी भी है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों। हिंदी जो पद्य साहित्य का इतिहास है इसको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में या 4 कालों में बांटा गया है। जो पहला काल है वो कौन सा पहला काल है? आदिकाल है। कौन सा है? आदिकाल पहला काल है। दूसरा काल कौन सा है? भक्ति काल है। भक्ति काल को हम बोलते हैं, भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। फिर आता है आपका रीतकाल। कौन सा आता है? रीतकाल। रीतकाल को हम रीतकाल को हम उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। मतलब इनके इसका 2 नाम है। इसके भी नाम होते हैं। आदिकाल जो है आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं या सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, जो ये है इसको रीतकाल और उत्तर मध्यकाल। जो आखिरी है ये जो चौथा है वो कौन सा है? आधुनिक काल है। कौन सा है? आधुनिक काल जो है आधुनिक काल का कोई अन्य नाम नहीं, बस आधुनिक काल ही नाम है। ठीक है। तो ये 4 काल है। पूछा जाता है कि कौन सा काल हिंदी पद्य साहित्य के कितने काल हैं? तो 4 काल हैं। कौन कौन सा? आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल और आधुनिक काल। आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो आइए सुन लेते हैं और आधुनिक काल के बारे में थोड़ा और। जैसे जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल तो ये है, पर समझ लेते पहले आदिकाल के बारे में। आदिकाल जो है ये वाला आदिकाल, तो आदिकाल की जो समय सीमा है यानी कब से कब तक चला, तो वो लिखा है यहाँ पे देख रहे हैं। सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक जो है आदिकाल माना जाता है। मतलब माना जाता था। कब से? सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक कौन सा काल चला है? वो चला था कौन सा? आदिकाल। कौन सा चला था? आदिकाल चला था। वो आदिकाल के प्रमुख कब पूछे जाते हैं? कवि। आदिकाल के प्रमुख कवि अगर पूछे जाए अगर, तो आदिकाल के प्रमुख कवि आते हैं। जैसे कौन आ जाएंगे? आदिकाल के जगनिक आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? जगनिक आते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि। इसके अलावा आते हैं आपके चंद्रवरदाई आते हैं। ये आदिकाल के क्या हैं? प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा दलपत विजय है। बहुत सारे कवि होते हैं, पर जो ये कवि हैं ये प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा रचनाएं भी आती हैं। जैसे कि आदिकाल की 2 रचनाएं बताइए। एक रचना बताइए आदिकाल की रचना है। तो जैसे कि रचनाएं जो हैं वो है परमाल रासो है, विजय पर हाँ परमाल रासो है। और जैसे कि आ जाएगी परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो आ जाएगी, और जैसे खुमान रासो। इस प्रकार से जो रासो होते हैं ये सभी रचनाएं जो है वो कौन से काल की हैं? वो आदिकाल की रचनाएं मानी जाती हैं। फिर आता है भक्ति काल। भक्ति काल जहां से आदिकाल समाप्त होता है, कहाँ से समाप्त हुआ? 1343 ईस्वी से समाप्त हुआ है। और कहाँ? ठीक है, समाप्त हुआ है तो वहीं से कौन से काल चालू हो जाता है? भक्ति काल चालू हो जाता है। जब भक्ति काल चालू होता है, जो भक्ति काल है ये है भक्ति काल कहाँ से? आदिकाल से समाप्त हुआ, वहीं से क्या हुआ? ये चालू हो गया। सन 1343 ईस्वी से चालू हुआ। वो कब तक चला? ये 1643 ईस्वी तक भक्ति काल चला। जो भक्ति काल चला इसी में क्या हुआ? भक्ति काल में मतलब भक्ति काल जब चला तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा भी गया था। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा 2 भागों में बांटा गया। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा 2 भागों में बांटा गया। जो लिखा निर्गुण काव्य धारा, ये क्या होता है? ये होता है निर्गुण काव्य धारा कि मतलब जो भक्ति काल जब आया तो भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा में बताया कि परमात्मा है, पर उसका रंग कैसा है, उसका शरीर कैसा है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, ठीक है, उसकी बोली कैसी है, उसकी भाषा कैसी है, ये कुछ उसका पता नहीं इसमें चला। तो मतलब माना गया कि ब्रह्म है, पर ब्रह्म कैसा है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये कुछ भी उसके मतलब इसमें निर्गुण काव्य धारा में आता है। तो निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन से? ज्ञान मार्गीय शाखा, प्रेम मार्गीय शाखा। जो निर्गुण काव्य धारा है इसको 2 भागों में बांटा गया कि ज्ञान मार्गीय शाखा और प्रेम मार्गीय शाखा। मतलब बताया कि परमात्मा बिल्कुल है नहीं, इसका रंग है ना, रूप है ना, जाति है ना, जुगात कुछ भी नहीं है, परमात्मा है नहीं। बट यहाँ के जो व्यक्ति थे निर्गुण काव्य धारा के, उन्होंने किसको माना? उन्होंने माना ज्ञान मार्गीय शाखा। मतलब ज्ञान को माना कि ज्ञान है बस, और प्रेम मार्ग यानी प्रेम है बस, इसको बताया। और कुछ है संसार में परमात्मा ईश्वर है नहीं। ठीक है। तो बात कर लेते हैं जो ज्ञान मार्गीय शाखा है। ज्ञान मार्गीय शाखा जो है इसमें ज्ञान की उत्पत्ति हुई, यहाँ ज्ञान है और कुछ नहीं है। प्रेम मार्ग में प्रेम की जागृत हुई कि प्रेम कैसा होता है, प्रेम की जागृत हुई। तो प्रेम
तो इनके कवि पूछे जाते हैं, निरूक्त काव्यधारा के कवि बताइए। तो निरूक्त काव्यधारा के कवि या ज्ञान मार्गी दो इसके आते हैं। तो इसके दो भाग हैं, कौन कौन से? ज्ञान मार्गी शाखा, तो इसके आ जाते हैं कबीर। कौन आ जाते हैं? प्रमुख कवि जो होते हैं वो कौन से हैं? कबीर इसके बन जाते हैं। कबीर की रचना जो है वो कौन से है? बीजक। कौन से है? बीजक। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। तो मैं आपको बताना, कबीर रचना कौन से? बीजक। और प्रमुख कवि हैं दूसरे आते हैं, प्रेम मार्गी में आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आपको नाम सुना होगा अगर पढ़ा होगा तो, मलिक मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद जायसी। इनकी रचना कौन सी है मालूम है आपको? इनकी रचना फेमस रचना है पद्मावत महाकाव्य जो है, कौन सी है? पद्मावत। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये, कभी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा जाता है प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। या ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो कबीर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं सगुण या निर्गुण हो गया। आप बात करेंगे सगुण काव्यधारा के बारे में। जो सगुण काव्यधारा के बारे में जो इसमें व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि हाँ परमात्मा है, ईश्वर है, उसका जन्म भी हुआ है, उसके माता कौन है, उसके पिता कौन, उसका रंग कैसा, उसकी भाषा कैसी, ये सब कुछ पता चला कि इस बात में सगुण काव्यधारा में। तो इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा दो भागों में बांटा गया। किसको बांटा गया? बांटा गया किसको? सगुण काव्यधारा को। ठीक है, तो सगुण काव्यधारा जो होता है, सगुण काव्यधारा, तो इसके कवि जो प्रमुख होते हैं, इनमें सगुण दो भागों में बांटा है। इसके जो राम भक्त शाखा है, इसके प्रमुख कवि कौन से हैं? गोस्वामी। आपको बताओ, गोस्वामी, तुलसीदास हैं। इनकी प्रमुख रचना सबसे है वो रामचरितमानस है। कौन से है? रामचरितमानस। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। आगे लगा श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप बात करते हैं कृष्ण भक्त शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनको माना जाता है सूरदास। कौन से हैं? सूरदास है। इनकी रचना आपको पता होगा, सूर सागर होती है, सूर सागर, और साहित्य लहरी आती है। ठीक है, सूर सागर वाली आती है, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद मीरा भी है, मीराबाई आ जाती है, मीराबाई भी इस काव्यधारा की प्रमुख शाखा की क्या है? कवित्री मानी जाती है। ठीक है, कृष्ण भक्त शाखा की। तो ये हो गया कौन आपका? ये हो गया आपका पूरा भक्ति काल। अगर भक्त काल के कब पूछे जाते हैं? भक्त काल के दो कवियों के नाम बताइए, या एक कवित्री का नाम बताइए, या दो रचनाओं के नाम बताइए। तो आपको इसमें यही बताना है, इसमें से कोई आप बता सकते हो, कबीर बताओ, या मलिक मोहम्मद जायसी, या गोस्वामी तुलसीदास बता सकते हो, या सूरदास बता सकते हो। ये सभी जो हैं ये सब किसके हैं? भक्ति काल के अंतर्गत ही आते हैं। तो समय सीमा पूछे तो समय सीमा ये इसकी होती है। तो यहाँ जब ये समाप्त हुआ, भक्त काल समाप्त हो गया, तो यहीं से क्या प्रारंभ हो गया? यहीं से प्रारंभ हुआ क्या? रेत काल। कौन सा? रेत काल प्रारंभ हो गया भैया। रेत काल जब प्रारंभ हुआ तो कहाँ से प्रारंभ हुआ? यहाँ से समाप्त हुआ। समाप्त कहाँ से हुआ? 1643 ईस्वी से समाप्त हुआ। तो यहीं से क्या हुआ? 1643 ईस्वी से ही रेत काल क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। जब ये प्रारंभ हुआ रेत काल, तो कहाँ कब तक चला? 1843 ईस्वी तक ये भी चला, ये जीवित रहा याद लो। मान लो कि इसका जन्म यहाँ पे हुआ 1643 ईस्वी में, और ये कब तक जीवित रहा? 1843 ईस्वी तक ही जीवित रहा। कौन? रेत काल। अगर रेत काल इतना जीवित रहा तो अब तुमको पता होना चाहिए कि ये रेत काल होगा। रेत काल की दो शाखाएं, कितनी शाखाएं? दो शाखाएं, दो काव्य है इसके। एक है रेत वृद्ध काव्य, दूसरा क्या है? रेत मुक्त काव्य। रेत वृद्ध काव्य, रेत मुक्त काव्य। जो रेत काल के प्रमुख कवि आते हैं कौन से हैं? बिहारी। क्या है? बिहारी हैं। बिहारी की जो एक रचना मात्र है वो है बिहारी सत्संग। बिहारी सत्संग इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। इसके बाद इसके साथ में केशव दास आ जाते हैं। केशव दास या भूषण, ये सभी इसी काव्यधारा के कवि, मतलब इसी शाखा के कवि हैं, इसी काल के कवि हैं। ठीक है, ये सभी भूषण, अजय, मतिराम, ये सभी जो है इसी मतलब इसी रेत काल के, मतलब रेत काल के ही कब माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। अब जब ये समाप्त हो गया, इनका भी, इनकी मृत्यु आ गई मतलब रेत काल की, तो भी यहीं से क्या प्रारंभ हो जाता है? जन्म किसका हो गया? यहीं से जन्म हो जाता है आधुनिक काल का। किसका हो जाता है? आधुनिक काल का जन्म होता है। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की जो समय सीमा है, इसके समय सीमा का, इसका जन्म हुआ, ये मरा नहीं है,
ये अभी जीवित है, अभी भी जीवित है, अभी कल इसलिए इसकी मृत्यु नहीं लिखी है। तो इसका जन्म हुआ था कब? जन्म हुआ था 1843 में, और अभी तक ये भी जीवित है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। तो इसके भी मान लो कि 4-5 बच्चे हो गए। कितने हैं इसके? कितने बच्चे हैं इसके? लगभग 6 बच्चे लगभग हैं। कितने हैं? 6 बच्चे हैं ये, मान लो 6 बच्चे, ठीक है। 6 लोग हैं, 6 लोग। पहला कौन सा लोग है? पहला कौन सा है? वो है भारतेंदु युग। ये पहले लड़के का नाम है, इसके नया आदिकाल का जो आधुनिक काल का जो पहला भाग है वो कौन सा है? भारतेंदु युग है। ये भारतेंदु युग, भारतेंदु युग जो है इसकी समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक किसकी समय सीमा है? भारतेंदु युग की है, ठीक है। इसमें जो प्रमुख कवि आते हैं वो प्रमुख कवि कौन से हैं? प्रमुख कवि, तो प्रमुख कवि इसमें क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा है श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक आ जाएंगे। ये इसके क्या है? प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु युग के कौन से प्रमुख कवि हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक जो है इसके क्या है? प्रमुख कवि माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? यह है भारतेंदु युग के, ठीक। समय सीमा क्या है? 1868 से 1900 ईस्वी तक। फिर यहाँ से जब ये समाप्त होता है, समाप्त कब? 1900 ईस्वी में हुआ, तो 1900 ईस्वी से ही द्विवेदी युग का जन्म हो जाता है, द्विवेदी युग प्रारंभ हो जाता है। जब ये प्रारंभ होता है तो इसकी मृत्यु कब होती है? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी इसका अंत हो जाता है। जब इसका अंत होता है तो मतलब अंत होता है, अंत हुआ इसका, ठीक है। तो इसी में जो जन्म, इसी में जो कवि आए, प्रमुख कवि या लेखक आए, इसमें लेखक आए, जो प्रमुख लेखक या कवि आ गए इस युग में तो कौन से हैं इसके प्रमुख कवि या लेखक? मालूम है आपको? मैथिली शरण गुप्त। कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त इसमें है, आपको पता होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय आ जाएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो भी कवि ये सब है, ये कौन से युग के हैं? ये सब है द्विवेदी युग के हैं। आपको याद रखना है। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी रचना जैसे की है, और साकेत महाकाव्य है, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। युग कौन से युग की हैं? द्विवेदी युग की ये रचनाएं। और कब? 1-2 हर युग के पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो बात कर लेते हैं अब, जब इसका अंत हुआ तो अंत होने से पहले ही प्रारंभ हो गया था क्या? इसका अंत होने से पहले ही प्रारंभ हो गया था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था क्या? छायावादी युग। कौन सा? छायावादी युग प्रारंभ हुआ था। कब से? 1919 ईस्वी से क्या प्रारंभ हुआ था? छायावादी युग प्रारंभ हुआ था। तो चला कब तक था? 1938 ईस्वी तक ये चला था। 1938 ईस्वी तक चला था। कौन सा? छायावादी युग। जहां से इसका अंत हुआ और उसके अंत से पहले 1919 ईस्वी से कौन सा प्रारंभ हो गया? छायावादी युग। और चला कब तक? 1938 ईस्वी तक चला। तो इसके प्रमुख जो कवि है महादेवी वर्मा। कौन से हैं? महादेवी वर्मा यानी वर्मा जी, और प्रसाद यानी प्रसाद कौन से हैं? लव जयशंकर प्रसाद प्रमुख को माने जाते हैं। महादेव वर्मा है। और आपको पता होगा पंत यानी कौन से? सुमित्रानंद पंत। निराला यानी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी क्या है? इस युग के प्रमुख कवि है। किस युग के? छायावादी युग के। आपको इनकी रचनाएं सबकी पता होंगी, रचना सबकी पता होगी। युगांत, युगवाणी, इस प्रकार से लोकायतन, ठीक है। और महादेव वर्मा की ढेरचा निहार, संधि गीत, और जैसे प्रसाद जी की तो बंद कमानी, झरना, आंसू लहरी, सभी रचनाएं है ना। नाटक भी इसके इनके जैसे प्रसाद के हैं। स्कंदगुप्त है ना, चंद्रगुप्त, ये सभी इनकी रचनाएं भी आपको पता होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जब इसका ये जब समाप्त हुआ, ये कौन सा छायावादी युग? तो तभी से प्रारंभ हो गया था। कौन सा युग? प्रगतवादी युग। कौन सा? प्रगतवादी युग प्रारंभ हुआ। जो प्रगतवादी युग प्रारंभ हुआ तो इसकी कब तक चला? ये चला 1947 ईस्वी तक, यानी आजादी जब तक नहीं पाई, जब तक ये युग चलता रहा। कौन सा चलता रहा? चलता रहा प्रगतवादी युग। इस शाखा के, इस युग के प्रमुख कवि जो है, प्रमुख कवि वो रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी, इंपॉर्टेंट, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि किसके हैं? प्रमुख कवि हैं ये किस युग के? ये हैं प्रमुख कवि
प्रगतवादी युग के, ठीक है। कौन से कवि हैं प्रमुख कवि प्रगतवादी युग के, तो यही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आ जाएंगे शिवमंगल सुमन। कौन आ जाएंगे? शिवमंगल सुमन, ठीक है। इनकी रचना, जैसे इनकी रचना बताओगे, कुरुक्षेत्र रचना है। इसके अलावा कौन सी रचना है? कुरुक्षेत्र रचना। इसके अलावा है इसकी रचना जैसे कि उर्वशी आ जाएंगी, पुरुरवा आ जाएंगी, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो अब आखिरी जो युग आता है वो आता है प्रयोगवाद और नए कविता का युग प्रारंभ हो जाता है। जहां से समाप्त होता है, कहां से समाप्त हुआ है? 1917 ईस्वी से, तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है प्रयोगवाद या नई कविता का युग। इनका दोनों मतलब यहाँ पे दो युग हमको लगता है, दो युग है, प्रयोगवाद है और नई कविता का युग। इनका साथ ही में जन्म हुआ था, इसलिए एक ही में इसको लिखा गया है। तो इस युग के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन से हैं? अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, कौन से हैं? अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय पूरा नाम का है, आपको पता होना चाहिए इनका पूरा नाम अज्ञेय है। इसके अलावा इसमें के प्रमुख जो कवि आएंगे वो कौन से आएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र आ जाएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र आएंगे, ठीक है। ये आ जाएंगे बहुत सारे, और बाकी जो भी कवि आएंगे वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, पर प्रमुख कवि जो है वो अज्ञेय माने जाते हैं। ओके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रही। और अज्ञेय की रचना तुमको पता होनी चाहिए। अज्ञेय की रचना मैंने आहूत पढ़कर देखा, इस प्रकार की रचना है। और इनकी रचना वो भी है, मैंने आहूत पढ़कर देखा, हिरोशिमा नागासाकी जो हुआ था परमाणु बम, उसकी रचना, ये इनकी रचना है। तो इनकी रचनाएं भी प्रमुख हैं। तो ये इस प्रकार से ये हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है। अगर आपको ये आता है तो आपको सब कुछ आता है, क्योंकि सब में के दो दो एक एक पता होना चाहिए, और सभी की एक दो दो रचनाएं पता होना चाहिए, और सभी के समय